नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों में 14 दिनों की लंबी यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को त्रिपुरा पहुंचे। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने मोदी सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में विकास का एकमात्र विकल्प बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी इन राज्यों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अब कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों का खामियाजा उत्तर पूर्वी राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोग इस इलाके में विकास चाहते हैं तो बीजेपी को चुने। अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पाकिस्तान सीज़फायर उल्लंघन वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा की आंखों पर इटालियन चश्मा चढ़ा है, इसलिए उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर पहले भी गोलीबारी होती थी और आज भी होती है। बीजेपी इस पर कोई कदम नहीं उठाती। पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अमित शाह के साथ महासचिव राम माधव और सुनील देवधर भी मौजूद थे। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकास कार्य को लागू नहीं कर पा रही है। साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। शाह ने कहा कि एक तरफ पूरा देश विकास कर रहा है, लेकिन त्रिपुरा जहां पहले था आज भी वही है। मलिक सरकार राज्य के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी के नेतृत्व में केवल बीजेपी ही उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष बल दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए हमारी सरकार दिल्ली और अन्य महानगरों में छात्रावास बनाने जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने लुकेज पॉलिसी शुरू की थी, लेकिन इस नीति के अंतर्गत कुछ नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार ने इसको क्रियान्वित किया है। और नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ताकत देना। अब तक कांग्रेस की सरकार थी, उनकी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। देखिए नरेंद्र भाई की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, पूर्व के अंदर काम कीजिए। और मोदी सरकार ने ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कामों की शुरुआत कर दी है। एक के बाद एक 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार ये यूपीए की सरकार ने किए और देश की तिजोरी से गाढ़ी कमाई का पैसा यूपीए के नेताओं के घर पे चला गया। कभी 2G का घोटाला हुआ, कभी CWG का घोटाला हुआ, कभी एरोप्लेन खरीदने में घोटाला हुआ, कभी हेलीकॉप्टर खरीदने में, कभी सबमरीन खरीदने में, कभी टैंक खरीदने में। अंत में बचा था कोयला, तो कोयले में भी कांग्रेसियों ने घोटाला कर दिया। एक के बाद एक 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले ये यूपीए की सरकार ने किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये मई की 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा और मैं गर्व के साथ त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे विरोधी भी, विपक्ष के नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते। एक भी भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी के सामने आरोप नहीं। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का सामना कर रही प्रदेश सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदेश बीजेपी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा से मांग की है कि वो राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू करें। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ताई तगाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को 3 मांगों वाला मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में तुरंत प्रभाव से वित्तीय आपातकाल लागू किया जाए। अगर राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो राज्य के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और केंद्र राज्य को धन व्यय करने के लिए निर्देश दे सकता है। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि राज्यपाल वित्तीय कुप्रबंधन के मामले में हस्तक्षेप करें। आरबीआई द्वारा प्रदेश सरकार के भुगतानों को रोकने का मामला उठाते हुए तगाक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आरबीआई द्वारा ओवरड्राफ्ट की जो व्यवस्था की थी उससे ज्यादा ही व्यय किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2015 तक 581 करोड़ का खर्चा किया था। तगाक ने कहा कि राज्य सरकार की इस लापरवाही ने ही प्रदेश में वित्तीय संकट की स्थिति को पैदा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बाजार से भी कई छोटी बड़ी एजेंसियों से 3,813 करोड़ की सेवा का ऋण लिया है। ताई तगाक ने सरकारी धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए राज्य को मिले धन का भी दुरुपयोग किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस की तरफ से दिए गए 299.32 करोड़ रुपए के फंड के गबन करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने अपनी मांगे 7 दिनों के भीतर पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन करने की धमकी भी दी है। अरुणाचल प्रदेश में भी आज आपातकालीन सिचुएशन है, फाइनेंस की, सिक्योरिटी की और व्यवस्था की। हम केवल फाइनेंस का नजर में नहीं है, हम व्यवस्था की कमजोरी, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही नाजुक हालत में है। ये 1 साल का काम नहीं है, 1 महीना का काम नहीं है और 1 दिन का ये बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे लोकतंत्र इस देश में है, ऐसा ही यहाँ की आबादी, यहाँ की मतदाता ने एक पॉपुलर गवर्नमेंट को मैंडेट दिया था। और आशाएं रखते थे कि विकास लाएगी, सुरक्षा दिलाएगी, व्यवस्था अच्छी लाएगी। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, जनता के सामने जो है, नाजुक हालत में, गंभीर की स्थिति में पहुंच गया है। प्रदेश की गंभीर हालत के ऊपर चर्चा की गई, अनेक विषयों पर चर्चा की गई और 3 मेजर पॉइंट्स का मेमोरेंडम सबमिट किया। राज्यपाल ने भी पॉइंट वाइज चर्चा की, अरुणाचल की समस्या को विस्तार रूप से चर्चा की और इसको अपने तरफ से कार्रवाई करने का भी वादा किया है। अरुणाचल प्रदेश 2013-14, 14-15 2 फाइनेंशियल ईयर में ओवरड्राफ्ट की सेधों में सरकार अरुणाचल की जनता को देते गए। इतने धनराशि इन 2 फाइनेंशियल ईयर में आए सेंटर से, वो धनराशि कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। और आज इस नतीजे तक पहुंच गया है कि आरबीआई की तरफ से नोटिस आते हैं, ऑल पेमेंट्स थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये एक आरबीआई का नॉर्म्स के अनुसार परमिसिबल पीरियड ऑफ ओवरड्राफ्ट, इसको भी लिमिट पार कर रही है। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। ओवरड्राफ्ट होता है और वेज एंड मीन्स के अनुसार, WMA के अनुसार इसको मुहैया किया जाता है। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है कि परमिसिबल पीरियड्स आरबीआई का नॉर्म्स रहता है, उसको भी पार कर चुका है। हमारा नजर बिल्कुल उनका पीछे लगा हुआ है और स्थिति ऐसा है, सरकार की लियाबिलिटीज लगभग 7,000 करोड़ रुपीस हो गया। सरकार की डेप्ट बर्डन 3 करोड़ से ज्यादा हो गया, लगभग 4 करोड़ हो गया। और सरकार की ओवरड्राफ्ट भी 400 करोड़ से ज्यादा हो गया। और आपके माध्यम से जनता को जागना होगा, नेताओं को भी जागना होगा, मीडिया बंधु भी जागना होगा। एक अच्छा अरुणाचल की दिशा तय करने के लिए हम सबको जागना होगा और किसी तरह से अरुणाचल को बचाना होगा। समस्या बहुत है, समाधान भी बहुत है। गंभीर संकेत, इस गंभीर स्थिति, इस गंभीर परिस्थिति जो आज बना हुआ है,
उसको लेके जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, जनता भी आगे आए और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तौर से इस संघर्ष या आंदोलन अभियान मई महीना से हर जिला में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत ग्रॉस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, illegal and fraudulent diversion of funds, lead to the present precarious situation। तो ये बहुत ही भयानक सिचुएशन है, उसको हम सब मिलके सरकार से न्याय मांगना होगा। अगर सरकार इसको कुछ कदम उठाएगी नहीं और उतारने का हिम्मत भी नहीं, तो सरकार एक दिन भी गद्दी में नहीं बैठना चाहिए। सरकार को उतर जाना है, प्रेस मैंडेट जनता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मांगता है, राजनीति ना करे, सरकार अपना काम करे। और हमने शुरुआत में कहा था भ्रष्टाचार, व्यवस्था और सुरक्षा, इसको भारतीय जनता पार्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। We know our duties. We are a responsible party. We are opposition here in this state, but we are the ruling party in the country, and we are ruling party in many states. So we cannot act irresponsibly, and without any coordination, we cannot act. So being a responsible party, now seeing the situation, financial crisis of the state government and their lackluster attitude of the government, that they are not serious in any problem. Now the financial crisis has reached the stage of no return, because as a result, RBI has freezed the state government's account. There cannot be any transaction now from the state government. In this situation also, the chief minister is touring the state and telling the people and distributing umbrellas in the rallies, that as if nothing has happened. So this type of activities of the state leadership, especially the chief minister, is really ruinous to the state. Therefore, we have decided to meet His Excellency. We have submitted a 3-point memorandum to His Excellency the Governor, and in the memorandum we have explained the financial crisis, the mismanagement of the financial situation, and the law and order situation. Reaction of His Excellency is positive. We expect many good results from His Excellency. We have demanded to invoke constitutional provisions for financial emergency, declaring financial emergency in the state, and invoke President's rule in the state to overcome this situation. त्रिपुरा में वेतन न मिलने से नाराज मनरेगा श्रमिकों ने हंगामा करते हुए स्थानीय सीपीआईएम नेता और पंचायत स्टाफ पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए हैं। त्रिपुरा में पिछले काफी वक्त से वेतन की मांग कर रहे श्रमिकों का गुस्सा सोमवार को एक बार फिर फूट पड़ा और उन्होंने मोहनपुर खोवाई सबल सिंघा रोड पर हंगामा करते हुए स्थानीय सीपीआईएम नेता और पंचायत स्टाफ पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की। इस झड़प में नेता, पुलिसकर्मी, बीएसएफ, टीआरएस के जवान और प्रदर्शनकारी सहित कुल 8 लोग जख्मी हो गए हैं।
दरअसल मनरेगा श्रमिकों को आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को उनका वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी वहां नहीं आया। अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए लंबे इंतजार के बाद भी जब श्रमिकों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नेता और पंचायत स्टाफ पर हमला बोल दिया। এরপরে আয়া সবাই আয়া পড়ছে এখানে मनरेगा শ্রমিকরা তারপরে কি হয়েছে? পরে কইছিল না আজকে এখানে পেমেন্ট দিতেও পারতো না এরপরে সবাই আমার পাউন্ড লাগবে তো টাকা ওই কথা কয়া এখানে অনেক লোক জমছে আর কি জমিয়া পরে ডাকাইছিল সবাই লাঠি লয়া 200 জন বড় 200 জন লোক লয়া আনছে মন্ত্রীটা মন্ত্রী আয়া সবাই কইছিল ওই যে ওইখানে যেটা লোক আছে সবাই এমনি এমনি করিয়া মারতো করিয়া এমনি সবাই লোকটা আয়া বসে এরপরে ধরো না ইন্ডাস্ট্রি যেটা বাজার না বাজারের এখানে পুরোটা চকমনির লোকটা আর এটা কি তারে সবাই লামছে আর কি। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने डोनेशन के नाम से कोई भी कर देने पर रोक लगा दी है। डीसी ने मार्केट एसोसिएशन से आग्रह किया है कि वो किसी भी स्थानीय यूनियन या एसोसिएशन को टैक्स का भुगतान न करे। मंगलवार को होटल बेंजामिन में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने ईटानगर और नाहरलगन के व्यापार समुदाय के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीसी ने सभी व्यापारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही डीसी ने कहा कि व्यापार समुदाय हो या फिर आम जनता, किसी को भी डोनेशन के नाम पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कामकी ने यह भी कहा कि अगर कोई भी छात्र संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन देने के लिए मजबूर करती है तो आप उसी समय पुलिस को सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखते हुए उस संगठन के खिलाफ उचित कदम उठाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग की डायरेक्टर YW रिंगू का कहना है कि प्रदेश किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार है। रिंगू ने कहा कि विभाग की तरफ से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर YW रिंगू ने बताया कि राज्य में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य के आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर और जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से तैयार है। नेपाल और उत्तरी भारत में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को आपदा के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे दी गई है। वहीं सभी क्षेत्रों और गांवों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। रिंगू ने कहा कि भूकंप तो नहीं, लेकिन इमारतें लोगों की जान ले सकती है, इसलिए भूकंप निरोधी इमारतें बनाने की जरूरत है और इसके लिए इंजीनियर्स को भूकंप निरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शिक्षित किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम इस कुछ दिनों के पहले का जो भी नेपाल का हादसा को जो हुआ नॉर्थ इंडिया में, उसको छोड़ के अगर हम प्रिपेयर्डनेस की तरफ बोलें तो हमारा यहाँ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फंक्शनल है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन फंक्शनल है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होता रहता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होता है। तो डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ जो भी होता है, प्रिपेयर्डनेस मेजर, रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन, इट इज़ हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स, वो रेगुलर होता है। तो अभी जो डिवास्टेटिंग एक अर्थक्वेक आया है नेपाल, इवन नॉर्थ इंडिया में कहीं हमारा डैमेजेस टू द प्रॉपर्टीज़, लॉस ऑफ लाइफ है, तो वो होने के साथ साथ हम लोगों ने पूरा अलर्ट साउंड किया हुआ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स एंड ऑल द डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को हेड करते हैं, उनको अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ इंटेंसिवली करने के लिए बताया। एट द विलेज लेवल वी हैव एडवाइज देम टू टेक द सर्विसेज ऑफ द गांबुराज एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायत राज रीडर्स को लेके इंटेंसिव अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए बताया है। और हमारे जो भी DDMOs हैं वो ऑन द कॉल पूरा रहते हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अदरवाइज ऑल्सो मानसून में हमारा 24/7 रहता है। अरुणाचल बोलने से आपने आज का पेपर में भी देखा, वी आर इन द सिस्मिक जोन 5, जो सबसे ज़्यादा भूमिकंप आने का जो अंदेशा रहता है वो है। अगर ये बोलने से टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत कुछ है, वी आर इन अ वेरी हाई रिस्क जोन।
हमारा सिस्मिकली जो भी एक्टिविटीज़ होने से हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करता है, हमारे यहाँ हमेशा अवेयरनेस कराता है बिल्डिंग, वो डिज़ास्टर फ्रेंडली बिल्डिंग बनाने के लिए, डिज़ास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स को ट्रेन किया। अभी आपने पेपर में देखा होगा मेसन ट्रेनिंग का भी किया हुआ है, ठीक है। वो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो हमारे यहाँ है, रिसोर्स पर्सन भी है, एंड चीफ इंजीनियर जो आतब लेगो साहब है, उनके थ्रू हम लोग पहले यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू भी किया है। वी ट्रेन इंजीनियर्स, वी ट्रेन मेसन्स, वी हैव ट्रेन आर्किटेक्ट्स ऑल्सो, सो दैट हमारा बिल्डिंग्स, बिकॉज अर्थक्वेक्स डोंट किल, द बिल्डिंग्स डू, सो दैट इज़ वाई बिल्डिंग को सेफ बनाने के लिए वो मेजर्स हमारा चल रहा है। बिल्डिंग बायलॉज 2010 से है, सो वो बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करने के लिए वी आर एजुकेटिंग पीपल, क्योंकि एक्ट्स एंड रूल्स होने से नहीं होता है, अवेयरनेस जनरेट करके पीपल हैव टू, mass people in general have to come up, and they have to accept and implement that, which is which will help us to build a disaster resilient state. For that we are generating awareness at our level. ऐसा है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बोल के एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA ने ये वो किया है कि ये सिस्टम होने से डिज़ास्टर का रिस्पॉन्स विल बी मच मोर इफेक्टिव एंड विल बी वेरी क्विक। वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम हम लोगों ने नोटिफाई किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए लास्ट ईयर, एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स which has notified this incident response system, and under this system we have incident response teams, ठीक है। at the state level it is headed by the chief secretary, at the district level this will be headed by the deputy commissioners. I'll call upon each and every individual of the state to make disaster management a habit, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हम हैं, वी आर द नोडल डिपार्टमेंट है ना। इस डिपार्टमेंट ने एक ने वंडर्स क्रिएट कर देगा, इसी डिपार्टमेंट ने डिज़ास्टर ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा नोडल एजेंसी होता है जिसके अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स आता है, ऑल स्टेक होल्डर्स आता है, एवरी इंडिविजुअल आता है। तो हम लोगों ने जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करने में सबको वो करेगा कि दे शुड कम फॉरवर्ड, मॉक ड्रिल्स में आओ, ठीक है। दे विल नो कि मॉक ड्रिल में आने से कैसे करके, अर्थक्वेक आने से, ऊंचा बिल्डिंग में होने से आप सेफ साइड में कैसे रहना है, यू शुड नॉट रन, वो ये क्या लिफ्ट नहीं लेना, स्टेयर्स में जाना है ना, फायर वो हाथ आता है तो मैंने आग को बुझाने के लिए करेगा, स्विच ऑफ ये कब जानेगा, व्हेन यू पार्टिसिपेट इन मॉक ड्रिल। जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मीटिंग करता है, मॉक ड्रिल्स के लिए करता है ना, पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आता है। और हम लोगों ने ये भी एम करके किया है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन डिस्ट्रिक्ट्स में बताया है कि जब भी ये ड्रिल्स होगा प्लीज़ इंश्योर दैट 50% अटेंडेंस लेडीज़ का होगा, वीमेन फोक का होगा। वो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी लेके किया हुआ है। एंड हम ये अपील करेंगे कि जो बिल्डिंग बाय लॉज है उसको सभी फॉलो करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी पैनिक नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा अर्थक्वेक आ भी गया है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा एनी टाइम, तो यू शुड नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, वो और भी हार्म करता है। तो ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करेगा। हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ जहाँ में भी होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा जनरल मास। और हमारे ऑफिस में एनी टाइम आने से वी आर ओपन, और डिस्ट्रिक्ट में जाने से डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, वी हैव डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स, वो जहाँ नहीं है वी हैव फील्ड ऑफिसर्स, उन लोग जहाँ नहीं है ये CCO लोग चार्ज में रहता है, तो दे विल एजुकेट देम। तो हम यही आई विल कॉल अपॉन ईच वन ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन द स्टेट कि हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग में जो एक्टिविटीज़ में आएगा उनको वो करेगा, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब अपना एक हैबिट बनाएगा। जब कंस्ट्रक्शन करेगा स्ट्रक्चरल अच्छा इंजीनियर्स को लेके कंस्ट्रक्शन करेगा, मल्टी स्टोरेज वो जो नहीं अलाउड है ना वो नहीं करेगा। नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए त्रिपुरा में बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुदरत के इस खौफनाक मंजर को देखकर सभी की आंखें नम है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी नेपाल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। त्रिपुरा में भी मासूम बच्चों ने नेपाल में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना की ये तस्वीर त्रिपुरा के कई जिलों से सामने आई है। खोवाई जिले में भी बच्चों ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। बता दें कि शनिवार से कुदरत नेपाल में तबाही मचा रही है। इस तबाही ने अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं इसका असर भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है।
कहते हैं बच्चों की दुआएं जल्द ही रंग लाती हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं कि नेपाल में सब कुछ ठीक हो जाए। বিভিন্ন মানে ভূমিকম্পের আমরা এই কর্মসূচি মানে এই কাঠমান্ডু শহরে আমরা কাঠমান্ডু এশিয়া শহরে মহাদেশে ভূমিকম্পের ফলে অনেক মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা লয়ে আমরা কিছুই করতে পারছি না, তার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। এটা লয়ে আমাদের আজকের কর্মসূচি। আমরা শুনেছি যে কাঠমান্ডু শহরে অনেক লোক ভূমিকম্পে মারা গেছেন, প্রায় 700 জনের মতো এখানে মারা গেছেন। তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারছি না, তাদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য আমরা আমাদের এই মোম জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি করছি তাদের। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।